हेलो जी, नमस्कार। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और इस लेक्चर में अपन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं और जिसका नाम है अपना लूप एनालिसिस। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि बीते 5-7 दिन में अपनी क्लासेज नहीं हुई हैं और उससे पहले वाले जो लेक्चर हो रहा था उसमें अपन ने बात की थी किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ के ऊपर, किरचॉफ्स के करंट्स लॉ के ऊपर, कैसे अपन किरचॉफ्स के लॉ को यूज करते हुए परिपथ से धारा और वोल्टता का मान ज्ञात करते हैं। और उसमें फिर अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी थी, नोड एनालिसिस और लूप एनालिसिस। 2 ही चीज़ें अपन ने बात की थी। देखो, नोड एनालिसिस के बारे में मैंने बेसिक जो इंट्रोडक्शन था और वो कंप्लीट करा दिया, मतलब जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है नोड एनालिसिस में। अभी उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो अभी बाकी हैं, तो वो आज डिस्कस करेंगे अपन। जितने भी उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं या जिस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछा जाता है वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसी के ऊपर थोड़ा लेक्चर बड़ा रहेगा लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। और अपन उससे पहले अपन बात करते हैं लूप एनालिसिस क्या होता है और फिर दोनों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों के ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें लूप एनालिसिस की। तो लूप एनालिसिस में मैंने बताया होगा आपको कि ये किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ के ऊपर आधारित है। पहली बात, ये जो लूप एनालिसिस है वो अपने किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ को फॉलो करता है या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे ये आधारित नियम है। दूसरी चीज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर आधारित है मतलब इसमें सीधी सी बात होगा, इसमें अपन को करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि करंट की बात अपन नहीं करते हैं यहाँ पे। मतलब वोल्टेज तो दिया हुआ होगा और करंट का वैल्यू अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी किसी भी सर्किट में अगर अपन को करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसी भी सर्किट की बात कर ले, तो उस सर्किट में अपन को लूप एनालिसिस लॉ लगा देना है। जैसे आप लूप एनालिसिस लॉ लगाओगे, उसे फॉलो करवाओगे, तो वहाँ से आपको करंट कैलकुलेट हो जाएगा, वहाँ से आप करंट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से मान के चलिएगा किसी सर्किट में आपको ज़रूरत है वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करने की, या फिर आपको किसी ने कहा बोले वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो उस समय आपको करना है कि वहाँ पे आपको नोड एनालिसिस लॉ लगा देना है। और जैसे आप नोड एनालिसिस लॉ लगाओगे आपको वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे वैल्यू कैलकुलेट होगा ये तो अपन आगे जानेंगे, लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो इतना क्लियर। और डेफिनेशन बनाओगे तो क्या बनाओगे कि जो लूप एनालिसिस यानी पास विश्लेषण। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें पास विश्लेषण हकीकत में अपन लेते हैं इसमें मेश। भले ही नाम अपन ने इसका लूप लिया है और लूप का मतलब तो होता है कोई भी बंद पथ, कोई भी बंद पथ जो कि अपना लूप होता है। जबकि अपन इसमें कोई भी बंद पथ नहीं लेंगे, किसी भी सर्किट का बंद पथ नहीं ले लेंगे, इसमें मेश काम में लेंगे। और मेश की डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है। मेश की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि कोई भी ऐसा लूप जिसमें धारा का विभाजन नहीं हो रहा हो। देखो, मान के चलो जैसे अपना ये कोई सर्किट है, एक ही मिनट में क्लियर कर लेते हैं। ये वाला कोई सर्किट है, ये देखो, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से मान के चलो मैंने ये ABCD ये एक इसको नाम दे दिया। अब अगर मैं बात करूँ लूप की, तो लूप तो आप कोई भी बंद पथ ले लोगे, लूप तो अपन कोई भी बंद पथ ले लेंगे। जैसे मान के चलेगा ये O है और ये है P, ठीक है, तो AOPD ये भी आपका लूप है और AOBCPD ये भी आपका लूप है। यानी ये पूरा वाला भी आपका लूप होगा और ये वाला भी लूप होगा। जबकि अपन मेश में क्या बोलते हैं कि जहाँ पे करंट्स का वैल्यू डिवीजन ना हो रहा हो, मतलब यहाँ पे देखो करंट्स का वैल्यू डिवीजन हो रहा है, मतलब ये पूरे वाला नहीं आएगा। जबकि अपन क्या बोलेंगे, मेश में अपन शब्द यूज में रहेंगे AOPDA। ये तो ये वाला अपना मेश हो सकता है और एक ये वाला, सिर्फ 2 ही मेश होंगे यहाँ पे, OBCPO। तो यहाँ पे मेश तो 2 ही हुए, लेकिन जबकि लूप तो अपन 3 बोल सकते हैं। ये पूरा भी तो एक बंद पथ है और अगर पूरा बंद पथ है तो इसे अपन लूप बोल सकते हैं।
तो ये अपना लूप और मेश में फ़र्क होता है। तो वास्तविकता में अपन यहाँ पे यूज में लेते हैं, वो क्या यूज में लेते हैं, भले ही नाम इसका लूप एनालिसिस है, लेकिन वास्तविकता में जो यूज में ली जाने वाली चीज़ है वो है अपनी मेश। तो पहली बात तो यही हो गई कि यूज में क्या लिया जाएगा, इसमें मेश यूज में लिया जाएगा। दूसरी चीज़ इसका डेफिनेशन अपन बात कर रहे थे, डेफिनेशन क्या दोगे, डेफिनेशन सीधी सी बात है कि वो लोग या वह विश्लेषण जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर आधारित है, कोई भी वह विश्लेषण है जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर आधारित है। दूसरी चीज़ अपन को कोई भी ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज का वैल्यू दिया गया हो और करंट्स का वैल्यू कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो वो अपना क्या हो गया, लूप एनालिसिस। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब चलेगा एक एक करते हुए लूप एनालिसिस को समझने का प्रयास करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये लूप एनालिसिस। देखिएगा जिस प्रकार से नोड एनालिसिस में अपन ने सर्किट बनाया था, ठीक वो का वो सर्किट में बना देना चाह रहा हूँ। ये अपन ने इम्पीडेंस Z1 ली थी, यहाँ पे मेरे ख्याल से Z3, और मैंने क्या बोला था, Z3 की जगह Z5 हो जाए तो रोड़ीदामा नहीं करना है, वो बात एक ही है, ठीक है। ये हो गया अपना Z2, ये हो गया अपना Z4, और यहाँ पे हो गया ये अपना इलेक्ट्रिक करंट, यानी बैटरी से इसको जोड़ दिया, और ये पूरा अपना ग्राउंडेड है, यानी यहाँ पे सब पे वोल्टेज का वैल्यू 0 है। ये माइनस, ये प्लस, और ये बैटरी मैंने ले ली E। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही गौर से समझना, बहुत ही शानदार आपको समझ में आने वाला। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू दिया गया होगा और वोल्टेज से अपन को लेना भी नहीं है, करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो लूप एनालिसिस में आपको एक मेश में फिक्स करंट मान के चलना है। क्या बोला मैंने, लूप एनालिसिस में अपन को फिक्स एक मेश में एक फिक्स करंट मान लेनी है, I1, तो पूरे लूप में वो I1 ही बह रही होगी। अपन नोड एनालिसिस में अपन देख रहे थे कि हर ब्रांच के लिए अपने हर करंट का वैल्यू डिवाइड कर रखा था। Z1 ब्रांच के लिए अपने I1 करंट नाम दे दिया, Z2 ब्रांच के लिए अपने I2 करंट नाम दे दिया, Z3 ब्रांच के लिए अपने I3 करंट का नाम दे दिया। लेकिन अपन यहाँ पे ये नहीं करेंगे, अपन को पूरे मेश में एक ही करंट फैलानी है। देखो इसमें मैंने पूरे कंप्लीट मेश में I1 करंट फैला दी। बोले यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, Z1 Z2 से होता हुआ पूरा अपना बैटरी से निकलता हुआ, मतलब पूरा करंट इसमें पूरा का पूरा I1 करंट फैल रहा है। फिर अपन बात करते हैं दूसरे वाले में, तो एक दूसरा मेश ये है। मेश यहाँ पे कौन कौन से बन रहे हैं मेरे भाई, एक बात बताओ, ये यहाँ पे 3 लूप अपन ले रहे हैं लूप एनालिसिस में। ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, तो मैं इसे लूप 2 नाम दे दूँ, और ये भी एक लूप है तो मैं इसे लूप 3 नाम दे रहा हूँ, और जो कि हकीकत में क्या है, मेश है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने मेश यहाँ पे नहीं लिखा मतलब मेश नहीं है, मेश ही यूज में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों लूप जो अपने लिए, यहाँ पे करंट का वैल्यू डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अपन कंप्लीट अगर पूरा लूप ले लेते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट वाला सर्किट भी तो एक लूप बना रहा है, और अगर ये कंप्लीट वाला सर्किट एक लूप बना रहा है तो मतलब यहाँ पे तो करंट का वैल्यू भी डिवीजन हो रहा है, और करंट का वैल्यू डिवीजन होगा तो उसे अपन लूप ना बोल करके, उसे अपन मेश ना बोल करके क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। और हकीकत में अपन बोल रहे हैं कि बोले ये तो मेश ही होगा। तो वास्तविकता में ये तीनों लूप, मैंने शब्द जरूर लिखे हैं, हकीकत में मेश है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने मान के चलेगा I2 करंट फ्लो करा दिया, और इस वाले लूप में अपन ने I3 करंट फ्लो करा दिया। अब कुछ भी नहीं करना है अपन को, ये सब कुछ अगर ये सर्किट समझ में आ गया तो मान के चलेगा 50% अपना काम हो चुका है। यहीं पे लूप एनालिसिस का 50% काम आपने सीख लिया, 50% काम हो चुका है। अब बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो कि बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अब आपने देखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ रखा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सर्किट में अपन ने कुछ नहीं किया, जैसा नोड एनालिसिस में सर्किट था वैसा का वैसा कर दिया। फ़र्क इसमें इतना है कि नोड एनालिसिस में अपन ने हर एक ब्रांच के लिए अपनी अलग करंट मानी थी। Z1 ब्रांच थी तो इसके लिए अपन ने एक अलग से करंट I1 मान ली। ब्रांच Z2 थी तो उसके लिए करंट अपन ने अलग से क्या मान ली, I2 मान ली। ब्रांच अपनी Z3 थी तो इसके लिए करंट I3 मान लिया। जबकि अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लूप एनालिसिस में अपन ले रहे हैं मेश। अपन क्या यूज में ले रहे हैं भाई, मेश यूज में ले रहे हैं। मतलब एक मेश में अपन एक फिक्स करंट
फ्लो करा दी, और वही तो लूप एनालिसिस होगा। एक फिक्स करंट फ्लो करा दी और उस करंट का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है। कैसे करना है ध्यान से सुन। अपन को 3 समीकरण यहाँ से प्राप्त होंगे। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ के ऊपर आधारित है। मैं क्या बोल रहा था, ये किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ पर आधारित है। किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ पर आधारित है मतलब यहाँ पे आपको किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना है। कहाँ पे लगाओगे, लूप फर्स्ट में लगाएंगे, एक समीकरण मिलेगी। लूप सेकंड में लगाओगे, दूसरी समीकरण मिलेगी। लूप थर्ड में लगाओगे, तीसरी समीकरण मिलेगी। तीनों समीकरणों को सॉल्व करोगे, I1, I2, I3 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाने वाला है। कुछ भी नहीं करना भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट, और जो कि वास्तविकता में आप लिखना चाहो तो लिख दो कि बोले मेश ही है, जो कि वास्तविकता में क्या है, मेश ही है। ठीक है। अब लूप फर्स्ट ये फैल रहा है। इस लूप फर्स्ट में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि एक फिक्स डायरेक्शन में चलते हुए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। एक फिक्स डायरेक्शन आपको लेनी है। जहाँ जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नज़र आए तो मान के चलना है कि वहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और जहाँ जहाँ पे आपको बैटरी नज़र आए मान के चलना है कि वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। कब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, कब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, वो आपको मैंने बता रखा है। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल का वैल्यू V इक्वल टू IR सूत्र से कैलकुलेट करते हैं। मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको इम्पीडेंस दिया गया है, तो इम्पीडेंस इनटू करंट को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपको इस बिंदु पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का वैल्यू मिल जाने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस वास्तविकता में क्या होता है, वोल्टेज ही होता है। तो इन दोनों बिंदुओं पे अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज चाहिए होगी तो अपन को V इक्वल टू IR सूत्र फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। मैं इस बिंदु से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ और इस बिंदु से चलते चलते मैं यहाँ पे आया तो आपको एक Z1 इम्पीडेंस नज़र आई और करंट इस पूरे में I1 फैल रहा है। करंट इस पूरे में I1 फैलने का मतलब ये हुआ, अगर किसी भाई को कंफ्यूज हो रहा हो, मैं बोल रहा हूँ करंट मतलब यहाँ पे I1 निकल रही है, इसमें भी I1 जा रही है, यहाँ से पूरी I1 फ्लो हो रही। मेरी बात समझ में आई। दूसरी चीज़ अपन ले, दूसरे वाले लूप में करंट I2 फ्लो होने का मतलब यहाँ पे भी I2 है, यहाँ से I2 ही जा रही है और ऐसे कैसे I2 पूरे में I2 घूम रही है। मेरी बात समझ में आई। तीसरे लूप में I3 करंट फ्लो हो रही है चारों तरफ। ये लो, पूरे में I3 करंट अपन ने फ्लो करा दी। ठीक है, पूरे में I3 करंट इस प्रकार से बह रही है। बात समझ में आ गई। करंट की डायरेक्शन को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना। अब सुनना, इस बिंदु से चलना स्टार्ट किया, इम्पीडेंस आपको नजर आई। इम्पीडेंस नजर आते ही माइंड खटकना चाहिए, बोले पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब V इक्वल टू IR। I का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है I1, तो I1 और R है अपना Z1। ठीक है, फिर आगे चलें। आगे चलने के बाद पुनः आपको Z2 इम्पीडेंस नज़र आ गई और अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर बैठेंगे, बोले Z2 इम्पीडेंस है, करंट I1 फ्लो हो रही है तो I1 इंटू Z2, अधिकतर प्लस क्या कर देंगे I1 इंटू Z2, यही करेंगे। I1 इंटू Z2 इम्पीडेंस फ्लो हो रही है और आगे बढ़ के और माइनस ई करके और जीरो कर देंगे, जो कि सरासर ये इक्वेशन गलत हो जाने वाली है। यही तो समझने वाली बात है, इसीलिए तो अपन को ये देखना पड़ रहा है। अगर आप डायरेक्टली कुछ यूज में ले रहे हो, कुछ तो कंसेप्ट लगेगा इसमें लूप एनालिसिस में। तो मेरे भाई I1 Z2 तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आना चाहिए कि करंट्स की डायरेक्शन अगर और अपना चलने की डायरेक्शन अगर सेम हो तो प्लस आता है। मेरे भाई एक बात बताओ आप, क्या Z2 में केवल I1 करंट ही फ्लो हो रही है? क्या I2 करंट आपको नज़र नहीं आ रही? भाई अपन तो सारी करंट्स देखते हैं ना। लूप सेकंड से आ रही है, लूप थर्ड से आ रही है, इससे क्या मतलब? करंट तो आ रही है ना, और जितनी करंट आ रही है अपने इम्पीडेंस में अपन को बात उसी की करनी है ना भाई। I1 करंट अंदर की तरफ आ रही है और अपन भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए अपन ने प्लस I1 Z2 लिख दिया। मेरे भाई Z2 में आप देखोगे तो एक करंट और फ्लो हो रही है I2,
वाइल पे आप देखोगे क्योंकि दूसरे वाला लूप भी घूम के आ रहा है ना, तो I2 करंट भी तो फ्लो हो रहा है। अगर I2 करंट फ्लो हो रहा है तो अब मेरे को बताओ, मतलब इसके कारण भी एक वोल्टेज डिफरेंस होगा और वो होगा I2Z2। ठीक बात है। अब अपना ये तो कंप्लीट हो गया, बोले पोटेंशियल डिफरेंस का मान तो कंप्लीट हो गया। बोले एक करंट आ रही थी I1 तो I1Z2 हो गया, दूसरी करंट आ रही थी I2 तो I2Z2 हो गई। अब मेरे को ये बताओ, ये I2Z2 आया, ये प्लस में आया कि माइनस में आया? तो अपन क्या बोलते हैं कि अगर अपने चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम, तो अपना पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। लेकिन मेरे भाई मेरे चलने की दिशा ये है, करंट विपरीत साइड से आ रही है, करंट की डायरेक्शन नीचे से है, मैं ऊपर से यूं चल के आ रहा हूं, मेरे चलने की दिशा ये है और करंट की डायरेक्शन ये है। अगर अपनी मूविंग ऑफ डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, या दोनों क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हों, तो उस कंडीशन में अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात अपने पढ़ रखी है, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है वो क्या आने वाला है, नेगेटिव। यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो गया। अब अपन चले आगे, आगे चलने के बाद सिर्फ अपन को एक बैटरी नजर आई और बैटरी के सिरों पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जो कि आपको नजर आ रहा है, ई है। ई कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, बोले अपन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो साइन सबसे पहले आ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की प्रवृत्ति वैसी हो जाती है। मतलब ये हो गया माइनस का ई और इक्वल टू 0, और ये समीकरण नंबर हो गया 1। यहाँ से और इस समीकरण को मैं थोड़ा और सोल्व कर देना चाहूँगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। यहाँ से देखो I1 के साथ क्या क्या आ रहा है, तो Z1 प्लस में Z2 आ रहा है। देखो ये पहला लूप मैंने समझा दिया है, लूप सेकंड और थर्ड में मैं इतना टाइम लेना नहीं चाहूँगा। पहले लूप में आपने ध्यान दे लिया, तो लूप सेकंड और थर्ड का अपने आप इक्वेशन खुद से भी बना सकते हो, और खुद से बनाने का प्रयास करना सीख तभी पाओगे, बाकी मेरे बताने से कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ पे I3, तो I3 करंट है ही नहीं, तो मैं 0 तो लिख ही सकता हूँ, और इक्वल टू ई, ये समीकरण नंबर 1। देखो मैंने I3 के साथ 0 लिखा है, क्यों लिखा है ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि यार I3 नहीं थी, तो मैं इसको अगर I3 ना भी लिखूँ तो चलेगा, लेकिन फिर अपन इसको मैट्रिक्स रूप में आगे लिखेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। बाकी अगर आप ये हटा भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे ये काम में आएगा, आपको कोई कन्फ्यूज ना हो तो मैं डायरेक्ट ई और एस फिर देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये चीज़ समझ में आई। अब देखो, अब आप खुद से ट्राई करो बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप सेकंड, और जो कि हकीकत में क्या है, मेश है। एक बार देखिए, खुद से ट्राई करके देखो, वीडियो को फ्यूज कर लो और वीडियो को फ्यूज करके इस लूप सेकंड में किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ खुद से लगाओ, मज़ा तभी आएगा। और फिर देखे चेक करना कि आपने जो रिएक्शन आई, आपकी जो ये इक्वेशन आई, रिएक्शन तो कहाँ से आएगा भाई, केमिस्ट्री थोड़ी है जो रिएक्शन आएगी, आपकी जो ये इक्वेशन आई वो क्या मेरी इक्वेशन से मैच करती है कि नहीं, तब जा कर के मज़ा आएगा। एक बार चेक करो, आता हूँ मैं अभी। चेक करना, तो होपफुली आपने इक्वेशन निकाली होगी, और देखते हैं क्या इक्वेशन आने वाली है। कुछ नहीं आएगी, देखते हैं मेरे भाई। अब देखना, साथ साथ चलना। एक बार यहाँ पे Z3 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करंट क्या फ्लो हो रही है, I2 के अलावा कोई करंट नजर आ रही है, बोले नहीं आ रही, तो I2Z3 प्लस, यहाँ से चला तो Z4 इम्पीडेंस अपन को नजर आई। Z4 इम्पीडेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक करंट I2 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो I2Z4। इसके अलावा कोई करंट आ रही है कि आप बोलोगे I3 आ रही है, जो कि विपरीत डायरेक्शन में आ रही है, तो माइनस के I3, यानी विपरीत डायरेक्शन से आ रहा है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, और इसका काम कंप्लीट। अपन आगे बढ़े और फिर गए तो प्लस में क्या आएगा, जिस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं और उसी डायरेक्शन में अपनी इम्पीडेंस और वो करंट आ गई, तो I2Z2 प्लस में ये आएगा ना I2Z2, और फिर माइनस में आ जाएगा I1Z2। क्या सबका इक्वेशन यही आया क्या,
क्या सबका इक्वेशन यही आया क्या? एक बार देखना, चेक करना, सबका इक्वेशन यही आया है तब तो बात मज़े वाली है, वरना फिर क्या है मतलब। तो देखिए I1 के साथ तो क्या क्या आ गया अपना, माइनस का Z2 आया, और कुछ आया क्या? नहीं आया। तो माइनस का Z2 आया, प्लस में I2 के साथ अपना क्या आया, Z3 आया, Z4 आया और Z2 आया। तो Z2, Z3 और Z4 I2 के साथ आ गया, और I3 के साथ क्या आया, माइनस का Z4 आया, और इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये समीकरण नंबर मैं दे सकता हूँ 2। इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन कर सकते हैं कि बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप थर्ड, जो कि वो हकीकत में क्या है, मेश है। यहाँ से लगाओगे तो I3 करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे देखोगे ये I2 वाला तो इधर से यूँ निकल रहा है, इसमें देखेंगे तो I3 करंट अपन ने फ्लो करा रखा है पूरे में। अगर पूरे में I3 करंट फ्लो करा रखा है तो I3 Z5, क्योंकि I3 और इसमें तो केवल और केवल करंट आ रहा है Z5। आगे चले I3 प्लस में आएगा I3 Z4 और माइनस में आएगा I2 Z4, और इसके अलावा कोई करंट नहीं है, और जहाँ से चले वहाँ पे बंद हो गए। तो I1 तो नहीं है तो रहने दो, I2 के साथ माइनस का Z4 और I3 के साथ आ गया Z4 प्लस में Z5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3। अब देखो I1, I2 और I3 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन को समीकरण 1 और 2 और 3 समीकरण अपने पास प्राप्त हो गए तीनों लूपों से। अब तीनों समीकरणों से आप कैसे भी इन्हें तोड़ के, जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके, जैसा भी आपका मन मर्जी आए, मन करे वैसा कर सकते हो। और यहाँ से I1, I2, I3 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी आए, जैसा आपका मन करे। आप तीनों में जोड़ के विलोपन विधि लगाएं, एडिशन विधि लगाएं, या फिर और कोई भी विधि, जैसी विधि आप लगाना चाहो वैसी विधि लगा सकते हो। यहाँ से I1, I2, I3 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाने वाला। अब इसके लिए पहली बात तो मैंने आपको बता दी, आप कुछ भी कर सकते हो। फिर भी अपन चाहते हैं कि एक सिंपल मेथड अपने पास हो, एक सिंपल मेथड, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 3, अगर इक्वेशन अपन को 2 दी हुई हो तो विलोपन विधि ठीक होती है। विलोपन विधि से अपन शानदार तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगर 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन में थोड़ा क्रिटिकल पड़ता है। तो क्रिटिकल पड़ता है तो बोले यार आसान विधि कौन सी है, तो फिर आसान विधि अगर आप मेरी मानो तो फिर अपने लिए सारणिक वाली विधि बहुत आसान रहेगी। तो सारणिक वाली विधि से अपन सोल्व कर ले। मैं तो इसी से करता हूँ, और बाकी आपको लगे कि और कोई विधि है या और कोई विधि से अपन सोल्व कर लें तो आप कर लेना, ठीक है। मैं समीकरण 1, 2 और 3 को यहाँ पे सारणिक विधि में लिख देना चाहूँगा। यहाँ पे अपन बना लेते हैं वो सारणिक वाली विधि, ठीक है। और फिर इस नीचे वाले को मिटा देंगे, कोई काम वाला नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 1 यहाँ पे आप लिख देना, 1, 2 और 3 को सारणिक रूप में लिखने पर, ठीक है। सारणिक रूप में आप लिखोगे समीकरण 1 में देखो भाई I1 के साथ क्या है, तो I1 के साथ है Z1 प्लस में Z2। I1 के साथ अपने पास है Z1 प्लस में Z2। समीकरण 2 में I1 के साथ क्या है, तो समीकरण 2 ये रहा, और I1 के साथ है माइनस का Z2, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का Z2। और समीकरण 3 में I1 के साथ क्या है, तो बोले I1 है ही नहीं, तो I1 के साथ कुछ नहीं है, तो ये आ गया 0। समीकरण 3 में I1 के साथ कुछ नहीं है तो 0 आ गया। मैं यहाँ पे I1 के गुणा में 0 और प्लस में भी तो लिख सकता हूँ, तो मतलब I1 है ही नहीं तो कुछ नहीं है, मतलब 0 है गुणा में। अगर कुछ नहीं है तो मतलब गुणा में क्या है, 0 है। और फिर देखो I2 वाला, देखो I2 वाला कोफिशिएंट देखोगे तो माइनस का ये रहा Z2। समीकरण 2 में देखोगे तो Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, तो Z2, Z3 और Z4। और समीकरण 3 में देखोगे I2 के गुणा में तो माइनस का Z4। और फिर I3 के गुणा में देखोगे तो वहाँ पे तो आ जाएगा 0। और सेकंड में देखोगे, सेकंड के आ गया माइनस का Z4, ठीक है। और फिर थर्ड में क्या आया, Z4 प्लस में Z5, ये है ना Z4 प्लस में Z5। और यहाँ पे ये अपन गुणा में क्या चल रहा है, I1, I2 और I3। मैं समीकरण 1, 2 और 3 को सारणिक रूप में लिख दिया मैंने, ये आया।
और इक्वल टू क्या है भाई, इक्वल टू अपना ये वाला फंक्शन बराबर वाला ई और दोनों में 0 0, ये वाला सारणिक रूप में लिखने पे आए। अगर मैं इस सारणिक को हल करता हूँ तो आपको तीनों इक्वेशन ऐसे कैसे प्राप्त हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त होगा, I1 को इन तीनों से गुणा कराओगे एक इक्वेशन, I2 को फिर इन तीनों से गुणा कराओगे एक इक्वेशन, I3 को इन तीनों से गुणा कराओगे एक इक्वेशन आपको मिलेगा। यानी इस सारणिक रूप में मैंने इसे संजोया है, सारणिक रूप में मैंने इसे संजोया है। जैसे आप इसको गुणा करोगे पूरा का पूरा एनालिसिस होके आ जाएगा, जैसे आप गुणा करोगे पूरा का पूरा एनालिसिस होके आ जाएगा। तो इसको अपन सारणिक रूप में लिख लिया। अब देखो क्या करना है इसमें, अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लें इसका और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, ये अपने लिए कोई काम की नहीं है। इक्वेशन हो गया, इक्वेशन वाला काम अपना। और यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ, बोले कभी अपनी इक्वेशन गलत हो जाए तो उसका पता कैसे चले, तो उसका पता करने के लिए भी एक आपको बहुत अच्छी ट्रिक या बहुत अच्छा मेथड आपको बताता हूँ। अब मान के चलेगा भाई इतना बड़ा ये लूप एनालिसिस, वैसे बड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ चीज़ें लल्लू लल्लू हैं, फिर भी आपको लगता होगा यार बड़ा तो है, एक दो पेजेस तो भरेंगे इसमें, तो फिर अपन इसमें क्या करें, या ऐसा क्या हो जिसमें अपन को पता चले यार ये अपन ने जो किया है वो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गया। इसके लिए ध्यान देना मेरे भाई। इस सारणी की तुलना में कुछ इस प्रकार से कर सकता हूँ, ये आपको कुछ इस प्रकार से नजर नहीं आ रही, ये सारणी कुछ इस प्रकार से नजर नहीं आ रही क्या। मैं इसकी तुलना इस सारणी को मैं इस रूप में ही तो है, ये Z11 है, ये Z21 है, ये Z31 है, यही है ना, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये इसी प्रकार से है पूरी सारणी। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, इसमें इस सारणी में जो Z11 होगा और Z11 2 2 और 3 3, यानी ये जो सेम वाले नंबर है ना, तीनों जो तीनों में ये दोनों डिजिट सेम है, इन तीनों नंबरों की बात कर रहा हूँ। तो इन तीनों नंबरों में जो पहली डिजिट दोनों में सेम है, तो ये तो है अपनी लूप पृष्ठ की कुल प्रतिबाधा। ये क्या है, लूप पृष्ठ की कुल प्रतिबाधा। ये लूप पृष्ठ की कुल प्रतिबाधा को डिफाइन करता है। और लूप पृष्ठ की कुल प्रतिबाधा Z11 की आप तुलना करोगे तो यहाँ पे आ रहा है Z1 प्लस में Z2, यही आ रहा है ना भाई। Z11 की मैं तुलना कर रहा हूँ Z1 प्लस Z2, Z22 दो डिजिट दोनों सेम है। 2 का मतलब लूप सेकंड की बात हो रही है, तो लूप सेकंड की कुल प्रतिबाधा और लूप सेकंड में 2 Z22 इसकी वाले की बात है, तो Z2 प्लस में Z3 प्लस में Z4 होता है। 3 मतलब लूप 3 की बात हो रही है, तो लूप 3 की कुल प्रतिबाधा, और 3 ये रहा, ये इसी की बात है, तो Z4 प्लस में Z5, लूप 3 की कुल प्रतिबाधा Z4 प्लस में Z5। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ Z11 यानी Z1 प्लस में Z2 लूप पृष्ठ की कुल प्रतिबाधा। मुझे नहीं पता ये इक्वेशन सही है कि नहीं है, मेरे को एक बात बताना, लूप पृष्ठ की तरफ जाओ और उसमें कौन कौन सी प्रतिबाधा है उसका ध्यान देना। आप कहोगे Z1 और Z2 के अलावा यहाँ पे कोई प्रतिबाधा प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ वो बात तो ठीक है, मैंने भी तो बोला Z1 प्लस Z2 के अलावा कोई प्रतिबाधा नहीं है, यानी दो प्रतिबाधाओं का योग ही अपना लूप पृष्ठ की कुल प्रतिबाधा Z11 को डिफाइन करता है। Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 आया, मेरे भाई लूप सेकंड की कुल प्रतिबाधा में देखें आप नजर दौड़ाओ, क्या दोनों में यही है, तो आप कहोगे Z2 Z3 और Z4, मतलब 3 प्रतिबाधाओं के अलावा कोई चौथी प्रतिबाधा है ही नहीं। मतलब मैंने कही वो बात सीखे, मतलब यहाँ तक अपनी इक्वेशन ठीक बैठ रही है यार। अगर अपन Z33 की बात करें, मैं बोल रहा हूँ लूप 3 की कुल प्रतिबाधा, लूप 3 की कुल प्रतिबाधा में सिर्फ Z4 और Z5 दो ही प्रतिबाधाएं आ रही हैं जिनको आप योग करना है। अब Z4 प्लस में Z5 मैंने यही बताई,
ठीक है, तो तीनों से पहली बात तो तीनों को देख करके ये ध्यान पड़ गया। लेकिन आप कहोगे कि भाई इक्वेशन में आपने 3 को बता करके आप कैसे कह सकते हो कि पूरी इक्वेशन सही है। ठीक इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, अब बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो Z12 और 21 ये एक दूसरे से उल्ट पुल्ट वाले नंबर हैं। देखो Z12 और 21, 1 2 और 21 ये सेम है, बस उलट दिए गए हैं। 1 की जगह 2 हो गया, 2 की जगह 1 हो गया, मतलब नंबर सेम है, बस उलट दिए गए हैं। तो इसका मतलब है लूप पहले वाला नंबर कौन सा, पहला, और दूसरे वाला दूसरा, तो लूप फर्स्ट व सेकंड की अन्योन्य प्रतिबाधा इसको बोलते हैं। अन्योन्य प्रतिबाधा, लूप फर्स्ट व सेकंड की अन्योन्य प्रतिबाधा का मतलब है मेरे भाई कॉमन इम्पीडेंस। और Z12 और 21 देखिए ध्यान से देखना, Z12 और 21 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। कॉमन होने का मतलब, कॉमन किसको कहते हो, दो समीकरणों में कॉमन वैल्यू का मतलब है कि वो दोनों समीकरणों में वो वैल्यू प्रेजेंट है। तो दोनों समीकरणों में वो वैल्यू प्रेजेंट होने का मतलब है 12 और 21 को देखोगे मेरे भाई, माइनस का Z2 है, दोनों में कुछ तो चक्कर है गया, मतलब माइनस का क्या हो गया, Z2 हो गया। माइनस का Z2 होने का मतलब है दोनों में ये इम्पीडेंस कॉमन होगी। मेरे भाई यहाँ से पता नहीं चलेगा। अब आपने तो कह दिया, पहली चीज़ तो यहाँ पे देखने को पता चला कि बोले हाँ दोनों में कॉमन आ रही है, तो बात तो ठीक है। लेकिन हमें तो सर्किट में देखना है, मज़ा तो तब आएगा ना, प्रैक्टिकल वैल्यू का मज़ा तभी आएगा। लूप फर्स्ट और सेकंड को उठा लो और देखो ऐसी कौन सी इम्पीडेंस है जो दोनों में प्रेजेंट है। मेरे भाई क्या Z1 दोनों में है? आप कहोगे यार फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। लेकिन क्या Z2 दोनों में है क्या? हाँ, ये देखो Z2 लूप फर्स्ट में भी आ रही है और Z2 लूप सेकंड में भी आ रही है। जब आप लूप सेकंड को लेते हो तो भी Z2 को काउंट करते हो, और जब आप लूप फर्स्ट को लेते हो तो भी Z2 को काउंट करते हो। मतलब Z2 अपनी दोनों लूपों की कॉमन इम्पीडेंस है। Z2 अपने दोनों लूपों की कॉमन इम्पीडेंस है। बात समझ में आई कुछ? मैं भी यही तो बोल रहा हूं कि 1 2 और 21 मतलब माइनस का Z2, ये क्या है, कॉमन इम्पीडेंस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मेरे भाई दूसरी चीज, इन दोनों को उठा लो, 2 3 और 3 2 को, तो Z2 3 और 3 2 को उठाया, 2 और 3, इसमें दोनों में क्या आ रहा है? अरे भाई आपस में बस उलट दिए गए हैं। लूप तो 2 ही होंगे, 2 3 की बात कर लो या 3 2 की बात कर लो, लूप तो 2 और 3 के अलावा स्पष्ट तो नहीं आ रहा है। लूप तो केवल और केवल लूप 2 और 3 ही होगा, या लूप 3 और 2 लिख दो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लूप 2 व 3 की कुल अन्योन्य प्रतिबाधा, लूप 2 व 3 की अन्योन्य प्रतिबाधा। भाई 2 3 और 3 2 को देखो, 2 3 तो ये रहा, 3 2 ये रहा, ये देखो 2 3 और 3 2, माइनस का Z4, माइनस का क्या आ गया, Z4। कुछ समझ में आया दया? कुछ नहीं आया? अरे भाई अन्योन्य प्रतिबाधाएं ही हैं, और ये इस बात का सबूत है कि आपका इक्वेशन सही है। ये पूरा अगर आपको लूप एनालिसिस पूछे तो करना है वहाँ पे। मैं रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत कुछ आसान हो जाने वाला है। बाकी इन चीज़ों को रटना पड़ेगा फिर बाद में, तो पछताओगे। 2 और 3, लूप सेकंड और 3 में आप खुद देख लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये लो मैं दूर हट गया। आप सेकंड और थर्ड में खुद देखो कि कोई इम्पीडेंस कॉमन है क्या। तो आप देखोगे मेरे भाई सेकंड और थर्ड में, तो आप Z4 को देखोगे तो बोले ये बिल्ला क्या है, ये क्या है, कॉमन है। कैसे है भाई? आप I2 यानी लूप सेकंड की तरफ देखोगे तो भी Z4 काउंट में आ रहा है, और जब आप लूप थर्ड की बात करते हो तो भी Z4 काउंट में आ रहा है, मतलब कॉमन है, अन्योन्य है। तो अन्योन्य है तो मैंने भी बात तो वही की ना, Z4 दोनों में कॉमन है। और ठीक इसी प्रकार से अब आपके लिए बचा ही क्या मेरे भाई, आपके लिए सिर्फ नाम मात्र के लिए 2 शब्द 3 1 और 1 3 बचे, Z31 और 1 3, जो कि लूप फर्स्ट और लूप 3 की क्या होगी, अन्योन्य प्रतिबाधा। फर्स्ट और 3 यानी 0, 1 3 और 3 1 में 0, मतलब कोई भी इम्पीडेंस कॉमन नहीं होगी।
कोई भी इम्पीडेंस कॉमन नहीं होने का मतलब मेरे भाई ध्यान से देखना, पहले और तीसरे में देखने से कुछ पता चला आपको, बोले यार कोई भी इम्पीडेंस कॉमन नहीं है, पहले और तीसरे के तो नाता ही नहीं है, दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, उसके बीच में तो लूप सेकंड पड़ा हुआ है भाई, एक पूरा पहाड़ है, इन दोनों के बीच में पूरा पहाड़ है, इम्पीडेंस कॉमन होने का कोई सवाल नहीं उठता। तो अपन ने भी तो बोला भाई कोई सवाल नहीं बन रहा है, जीरो ही है, जीरो ही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़े। फिर अब देखो, अब करंट निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, अब आपको दो चीज़ें, एक चीज़ और सीखनी है, दो चीज़ें भी नहीं है, एक ही चीज़ बोलूँगा, दो चीज़ें नहीं है। अब यहाँ से इस सारणी का वैल्यू तो सब निकाल सकते हैं ना भाई, इसको मैं ऐसे ले लूँ, ये कॉमन वाला, ये फिर आपको वो होगा कुछ डाउट, ये डब्बा है ना। अब मेरे को ये एक बात बताओ, इस सारणी का वैल्यू तो सब निकाल सकते हैं, इस सारणी का वैल्यू, किसी भाई को इस सारणी का वैल्यू में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? ठीक है, अभी इन चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ से डेल जेड का वैल्यू की बात करूँ मैं, यहाँ पे देखो तो डेल जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से मेरे को एक बात बताओ, मैं यहाँ से डेल जेड का वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, बस इसको सारणी के रूप में लिख दो, यानी Z1 प्लस में Z2 माइनस का Z2 और 0, फिर माइनस का Z2 Z3 Z4 और माइनस का Z4, और ये हो गया 0 माइनस का Z4, और ये हो गया Z4 प्लस में Z5, और बस इसका सारणी का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे डायरेक्ट। सारणी का वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे तो अपन को वैल्यूज दी गई नहीं है, अभी तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। Z1 प्लस Z2 को लोगे तो फिर अपन को ये इन दोनों को गुणा करना है, माइनस से करना है, फिर अपन को माइनस Z2 लेना है, और फिर अपन को ये दोनों गुणा करके ये माइनस करना है। तो इस प्रकार से अपन सारणी का वैल्यू निकालेंगे जब अपन को न्यूमेरिकल दिया हुआ होगा। यहाँ पे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो अपन को सिर्फ डेल जेड का वैल्यू चाहिए होगा, और डेल जेड का वैल्यू अपन डायरेक्ट इस सारणी से निकाल सकते हैं। फिर इसी प्रकार से अब अपन को I1, I2, I3 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, मेन मुद्दा तो वहाँ पे है ना। ये देखो, तो सारणी का वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखो I1, I2, I3 का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे देखो ये अपना Z है, यहाँ पे ये तो अपनी सारणी है Z, ये अपनी करंट वाली सारणी है I, और ये अपनी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाली यानी E। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, Z इंटू I और इक्वल टू क्या है, मैंने इस सारणी को नाम दे दिया E। ठीक है, यही है वास्तविकता में, यही तो दिया गया है। अब मेरे भाई यहाँ से आपको डेल 1, डेल 2, डेल 3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कुछ ऐसे तो नहीं लग रहा है यार बहुत कुछ डिफिकल्ट हो गया, बहुत कुछ बड़ा हो गया, ये लोग बहुत कुछ बड़ा नहीं है। एक बार आपको लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया और कुछ चीज़ें अपने लिए नई थी तो उनको समझाने में टाइम लग गया, इसलिए लेक्चर थोड़ा ज़्यादा खिंच गया। बाकी कंसेप्ट में है कुछ नहीं, एक बार आप दोबारा जब पढ़ोगे इसको तो बहुत कुछ लल्लू लगने लगेगा आपको। अभी आपको लग रहा होगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा ज़्यादा खिंच गया, हर एक चीज़ अपने लिए नई थी तो हर एक चीज़ अपन को सीखनी पड़ी है, और सीखनी पड़ी है। अगर समझ में आया तो फिर भी, और आपको लग रहा होगा बोले पीछे क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, आपको जो दिया गया है उसको समझ लो। फिर जब आप एक बार इसे रिवाइज कर लोगे और एक बार अगर आपने रब में नोट कर दिया तो फिर आपको दुनिया की कोई शक्ति इसको भुला नहीं सकती, ये गारंटी है। ठीक है, तो डेल जेड का वैल्यू आपको मैंने क्या कहा, एक तो आपको डेल जेड का वैल्यू देखो, I1 का वैल्यू आएगा डेल 1 अपॉन में डेल जेड से, I2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डेल 2 अपॉन में डेल जेड, और I3 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन को चाहिए होगा डेल 3 अपॉन में डेल जेड। देखो डेल जेड का वैल्यू मैंने आपको बता दिया, बोले सारणी का वैल्यू निकालना है, ये रहा जेड, इसकी सारणी का वैल्यू निकालते ही वैल्यू आ गया डेल जेड का। अब मेन मुद्दा है डेल 1, डेल 2 और डेल 3, यही तो एक चीज़ थी जो सीखनी थी, यही तो एक चीज़ थी जिसके लिए अपन ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा इक्वेशन देखी, इतनी बड़ी लॉ समझे, इतने बड़े कंसेप्ट समझे, इतनी अच्छी चीज़ें अपन ने समझी, इस पूरे सर्किट को एनालिसिस किया, किसके लिए, I1, I2, I3 के लिए। और इनमें भी मेन मुद्दा किसका है, डेल 1, डेल 2, डेल 3 का समझने का, और जिसमें है कुछ नहीं, ये वाला चीज़ आ गया तो उसमें है कुछ नहीं। देखो डेल 1 यहाँ पे मैंने बराबर में एक अलग वाला जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाली जो लाइन थी यानी करंट वाली मैंने अलग से रखी, और उसके अलावा जो E 0 0 ये अलग से रखी, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाली जो लाइन थी
इस लाइन को पुटअप करना है। अब कहाँ पे करना है, जब डेल वन का वैल्यू इस किस में करना है रे भाई पुटअप, इस डेल जेड की वैल्यू में, किसमें, डेल जेड की वैल्यू में। मैं यहाँ पे डेल जेड का वैल्यू लिख ही देता हूँ, फिर आपको कंफ्यूज ना होगा। माइनस का Z2 0 माइनस Z2 Z3 Z4 माइनस का Z4 0 माइनस Z4 और Z4 प्लस में Z5। ये है अपना डेल जेड का वैल्यू। E00 को जब आप इसके स्थान पे यानी पहली रो के पहले रो या पहले कॉलम को अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। कहाँ पे, सारणिक के पहले कॉलम को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले कॉलम से अपन जैसे ही रिप्लेस कर देंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज बोल दो, अरे हार्ड लग रहा, वोल्टेज बोल दो, वास्तविकता में तो ये वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज वाले कॉलम से जैसे इसको रिप्लेस कर देंगे, मतलब इसकी जगह अपन E00 लिखेंगे। बाकी दोनों लाइनें ऐसे कैसे, डेल वन में क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, मतलब अपनी जो सारणिक है ना, इस सारणिक के पहले कॉलम को अपने वोल्टेज वाले कॉलम से रिप्लेस कर देना है। मतलब पहले कॉलम की जगह आपको लिखना है वोल्टेज वाला कॉलम, देखो E00 है। दूसरा कॉलम ऐसे कैसे, यानी देखो माइनस का दूसरा वाला क्या बोल रहा है, माइनस का Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और फिर नीचे दिया गया है माइनस का Z4, ठीक है। और फिर है तीसरा कॉलम भी ऐसे कैसे रख देना है, यानी दूसरे और तीसरे चैनल, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, दूसरी और तीसरी रो में कोई फर्क नहीं आने वाला। डेल वन यानी वन का मतलब पहले रो को आपको पहले कॉलम को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है वोल्टेज कॉलम से। पहले कॉलम को रिप्लेस कर देना है वोल्टेज कॉलम से, तो वो तो हो गया डेल वन। डेल टू की बात करें तो सेम वही काम करना है। अब की बार क्या करना है, टू का मतलब दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर देना है। किसके कॉलम से, सारणी के कॉलम से। सारणी के दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर देना है अपने वोल्टेज वाले कॉलम से, ठीक है। तो पहले वाला कॉलम तो ऐसे कैसे रहेगा, तीसरे वाला कॉलम भी ऐसे कैसे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा तो दूसरे वाला कॉलम अपना चेंज हो जाएगा। तो पहले वाला कॉलम क्या है अपना, Z1 प्लस में Z2 माइनस का Z2 और 0। दूसरे कॉलम को अपन वोल्टेज कॉलम से यानी E00 से रिप्लेस कर दिया। और तीसरा कॉलम 0 माइनस Z4 और Z4 प्लस क्या आ गया अपना Z5। तो ये हो गया अपना डेल टू। डेल वन की वैल्यू के आप जैसे आप सारणी का वैल्यू निकालोगे, डेल जेड वाली सारणी का वैल्यू निकालोगे, न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत कुछ अच्छा कंसेप्ट ये पकड़ में आ जाने वाला है। और फिर इसी प्रकार से डेल टू, और इसी प्रकार से आप डेल थ्री का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से देखना डेल थ्री में क्या आएगा भाई, पहला और दूसरा कॉलम तो ऐसे कैसे, सारणी के तीसरे कॉलम को अपन रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज कॉलम से। यानी पहला कॉलम Z1 प्लस में Z2 माइनस का Z2 और 0। दूसरा कॉलम कौन सा है, माइनस का Z2 प्लस में Z3 प्लस में Z4 और माइनस का Z4। और तीसरा कॉलम यानी E00 से अपन इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये अपने वैल्यूज हो गई, ये अपना कंप्लीट लूप एनालिसिस हो गया, जिसके जरिए अपन I1 I2 I3 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं बोल रहा हूँ, और इसमें चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा डेप्थ या डिफ़िकल्ट चीज़ें थी नहीं। शायद बताने के नज़रिए से शायद कुछ चीज़ों को, एक छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को समझाने की दृष्टि से हो सकता है कि आपको थोड़ा लेंदी ये लेक्चर लगा हो, या कुछ चीज़ें आपको थोड़ी समझ में भी नहीं आई हो, तो कोई बात नहीं है, आपको एक बार लेक्चर को रिवाइज कर लेना है। और बाकी अपन जब कल इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाने वाला, कुछ भी आपको हार्ड नहीं लगने वाला। और बाकी ऐसा कोई कंसेप्ट मैंने बताया भी नहीं कि जो हार्ड लगे, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।